नमस्कार, मैं हूं कंचन डोगरा। स्वागत है आपका 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। दिन भर की भागम भाग के बीच अगर आपसे छूट गई हैं खबरें, तो इस आधे घंटे में हमारे 24 रिपोर्टर लेकर आ रहे हैं दिन भर का हाल। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के साले और राज्य के कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के एक बयान पर पंजाब में बवाल खड़ा हो गया है। 24 अप्रैल को अमृतसर से बीजेपी उम्मीदवार अरुण जेटली के समर्थन में एक चुनावी सभा में बिक्रम मजीठिया ने गुरबानी के एक शब्द से छेड़छाड़ करते हुए बीच में अरुण जेटली का नाम जोड़ दिया था। इसके बाद से पूरे पंजाब में मजीठिया के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कई शहरों में मजीठिया का पुतला फूंका है। शुभ कर्म ते कबूल न करूं, न करूं और सोच जाए लड़ूं, निश्चय कर अरुण जेटली की जिद करूं। बिक्रम मजीठिया के खिलाफ कई शहरों में, पंजाब के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं अमृतसर, जालंधर, पटियाला और अजनाला की, जहां पर लोगों में गुस्सा कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा ही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिक्रम मजीठिया का पुतला तक फूंक रहे हैं लोग गुस्से में आकर। हालांकि बिक्रम मजीठिया लिखित में माफी भी मांग चुके हैं, उसके बाद भी लोगों में गुस्सा कम नहीं हुआ है। विवाद पर बिक्रम मजीठिया ने माफी मांगी है। जो कल परसों जो मेरे कोलों भुल हुई है, मैं जिमें मेरे ध्यान 'च आई, क्योंकि जाने अनजाने 'च भुल हो जाती है, मैं उदों माफ़ी मंगी। कि मैं हमेशा दास अपने आप को गुरु घर का कुकर समझदा। अब आपको बताएं कि बिक्रम मजीठिया ने अकाल तख्त से लिखित में माफी भी मांगी है। क्या कहना है अकाल तख्त का, आइए आपको सुनवाते हैं। चाहे अनजाने में होई, पर होई बहुत बड़ी भुल हुई सी, जिस करके उसने अपने आप को निमाणा सिख होने के नाते मुआफ़ीनामा लिख के श्री अकाल तख्त साहिब विखे अज आप हाजिर होकर दिता है। इस मुआफ़ीनामे के उत्ते सिंह साहिबान की हो रही जल्दी मीटिंग उहदे विच विचारिया जाएगा और उस मीटिंग दे विच लोड़ होई तो मजीठिया साहब नूं भी बुलाया जाए। सिख संगतां नूं, समुचे मनुखता नूं मैं कहना चाहुंदा कि सानूं इहदे विच ये चोण इशू बना के नहीं करना चाहिए। बिक्रम मजीठिया के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि ये सिखों की धार्मिक मर्यादा का सवाल है। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की शिकायत कर दी है। कल बिक्रम मजीठिया ने, जो हमारे दसम पिता हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनकी एक शब्द उठा करके उसको अरुण जेटली को जिताने के लिए उसको उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। ऐसा करके उन्होंने हमारी गुरबानी के साथ खिलवाड़ किया है, दसम पिता गुरु गोविंद सिंह का अपमान किया है। उनके जो बोले हुए शब्द थे, जो वो अत्याचार के खिलाफ लड़ते थे, इस खुशामदी ने बीजेपी के लिए इस्तेमाल किए। अमृतसर से उम्मीदवार और बीजेपी नेता अरुण जेटली के समर्थन में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की एक सभा में कुर्सियां खाली दिखाई पड़ी। अमृतसर के सिटी सेंटर में ऑटो रिक्शा यूनियन की ओर से जेटली के समर्थन में हुई सभा में कुर्सियां तो थी, लेकिन ज्यादातर खाली रह गई। मंच पर जेटली और बादल हाजिर थे, लेकिन सामने थी खाली कुर्सियां। दरअसल ऑटो चालकों में बस सेवा शुरू होने से नाराजगी है और यही वजह है कि ज्यादातर ऑटो चालक सभा से नदारद थे। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी की सरकार है। साफ है कि अरुण जेटली के लिए अमृतसर की लड़ाई आसान नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह उन्हें चुनौती दे रहे हैं। पीएम पद के बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अमृतसर से कांग्रेस उम्मीदवार अमरिंदर सिंह पर बड़ा हमला बोला है। मोदी ने कहा है कि अमरिंदर के परिवार के सदस्यों का बैंक खाता स्विट्जरलैंड में है। नरेंद्र मोदी ने 3D तकनीक से बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए भाषण में अमरिंदर सिंह पर बड़ा आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि अमरिंदर सिंह के परिवार के सदस्यों के खाते जिनेवा में तब खोले गए जब वो पंजाब के मुख्यमंत्री थे। उनके परिवार के सदस्यों के नाम से
जिनीवा की बैंक में अकाउंट है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अमृतसर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। अमरिंदर का मुकाबला अमृतसर में बीजेपी के अरुण जेटली से है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को मोदी के गढ़ गुजरात में रैलियां की। अमरेली और दाहोद की रैली में राहुल गांधी ने सीधे सीधे मोदी पर हमला किया। अमरेली में राहुल ने अदानी के मुद्दे पर मोदी को घेरा तो दाहोद में राहुल गांधी ने उठाया लोकायुक्त का मुद्दा। राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन गुजरात में लोकायुक्त आ गया तो आपका चौकीदार अंदर हो जाएगा। सूचना के अधिकार का कमिश्नर गुजरात में इन्होंने आने नहीं दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि भैया आप आरटीआई कमिश्नर लाइए। 10 कमिश्नर होते हैं, आज भी नहीं हैं। बाकी प्रदेशों में लोकायुक्ता हैं, गुजरात में लोकायुक्ता नहीं है। जो चोरी पकड़ता है लोकायुक्ता, वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ सिर्फ एक चौकीदार है। और जिस दिन मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन यहां पे लोकायुक्ता आ गया, जिस दिन यहां आरटीआई कमिश्नर आ गया, तो आपका जो चौकीदार है वो अंदर हो जाएगा। राहुल का निशाना सीधे सीधे मोदी पर है, क्योंकि मोदी ही अपनी रैलियों में खुद को चौकीदार बताकर वोट मांग रहे हैं। गुजरात की 26 सीटों पर 30 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में राहुल और मोदी गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। दोनों नेता एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी को उनके गढ़ में ही चुनौती दी। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने गरीबों का ख्याल नहीं रखा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने गरीबों से 35,000 करोड़ रुपए लेकर अदानी ग्रुप को दे दिए। 45,000 एकड़ किसानों की जमीन, मजदूरों की जमीन एक उद्योगपति को उठा के दे दी। एक तरफ मोदी जी, दूसरी तरफ अडानी जी। ये पार्टनरशिप है। बाकी सबको परे कर दिया है। हटिए भैया, आपकी कोई जरूरत नहीं है, अडवाणी जी की जरूरत नहीं है, जसवंत सिंह जी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज मोदी के गुजरात मॉडल पर सीधा हमला बोला। पंजाब के बरनाला में रैली को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि हे भगवान, गुजरात मॉडल से देश को बचाओ। सोनिया ने अदानी का नाम लिए बिना ये भी आरोप लगाया कि गुजरात सरकार कौड़ियों के भाव जमीन व्यापारियों को बेच रही है। 45,000 एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम केवल एक उद्योगपति को दे दी जाती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हे भगवान, देश को बचाओ इस तरह के मॉडल से। सोनिया गांधी ने गुजरात में सिख किसानों की जमीन छीनने के मुद्दे पर भी मोदी और पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। पीएम पद के बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि मां बेटे की सरकार ने देश को नुकसान पहुंचाया है। मोदी ने दमन, सिलवासा, वडोदरा में रैली की। दमन की चुनावी रैली में मोदी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फिर निशाने पर लिया। मां बेटा ने सरकारें बर्बाद करी देश ने मां बेटा ने सरकार भारतीय जनता पार्टी ने विजय बनाओ। मोदी ने गुजरात के सिलवासा के साथ साथ वडोदरा में भी चुनावी रैली की, जहां से वो उम्मीदवार हैं। वडोदरा में 30 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। अमेठी में भाई राहुल गांधी का प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी ने लोगों से कहा कि उनके पिताजी राजीव गांधी ने अमेठी का विकास किया है और राहुल गांधी भी उनके पिता के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए यहां के लोगों को राहुल गांधी को वोट देना चाहिए। अमेठी में प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी लोगों से सीधे रूबरू होने के लिए मंच छोड़कर उनके बीच जा खड़ी हुई और भीड़ के बीच कुर्सी पर खड़े होकर अपनी बात कही। यही लोग जो आज राहुल जी की आलोचना करते हैं, इन्होंने ही राजीव जी की आलोचना की। लेकिन आज जो क्रांति इस देश में उनकी नीतियों की वजह से आई, तो आज यहाँ आए हैं दूसरी पार्टियों से आपके लिए, आपके सामने प्रचार करने के लिए। किस लिए आए हैं? अमेठी की जनता के लिए प्रेम है उनके दिल में। प्रियंका गांधी जिस दिन से अमेठी पहुंची हैं, पूरे संसदीय क्षेत्र में वही प्रचार कर रही हैं। आज प्रियंका गांधी ने पहली बार राहुल गांधी की प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी पर भी हमला किया। अमेठी में प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए जोरदार प्रचार कर रही हैं। आज उन्होंने प्रचार अभियान के दौरान स्मृति ईरानी पर सवाल उठाए हैं। स्मृति ईरानी बीजेपी की प्रत्याशी यहां से चुनाव मैदान में, उनसे बात करते हैं। मैं सारा प्रमाण प्रियंका वाड्रा को देने के लिए तैयार हूं, फोटोग्राफ सहित। लेकिन पहले श्रीमती वाड्रा ये बताएं कि 10 वर्ष से उनके भाई अमेठी के सांसद हैं, वो आज भी क्यों गेस्ट हाउस में रहते हैं?
5 साल में एक बार ही क्यों उन्हें याद आता है कि वो अमेठी के बेटे हैं। मुझ पर सीधा कटाक्ष करने का मतलब कि श्रीमती वाड्रा भी बौखला गई हैं। वो देख रही हैं कि हर जगह भाजपा का परचम लहरा रहा है। घटनाओं के माध्यम से ही जनता को छला गया है। 5 वर्ष में एक बार याद आता है अमेठी परिवार है, लेकिन उस परिवार को अनाज से वंचित रखते हैं। 5 वर्ष में एक बार याद आता है कि बेटा बेटी अमेठी के, लेकिन जब अमेठी में प्रकाश नहीं रहता है तो उस अंधकार में वो तो नहीं रहते, वो 24 घंटे बिजली में रहते हैं। तो अच्छे दिन आने वाले हैं, राहुल जी नानी के घर जाने वाले हैं। राहुल गांधी पर आपत्तिजनक बयान देने वाले बाबा रामदेव ने अब खेद जताया है। रामदेव ने कहा कि राहुल गांधी के बारे में जो उन्होंने कहा था उसका गलत मतलब निकाला गया। योग गुरु बाबा रामदेव के बयान पर दिल्ली की सियासत दिन भर गरमाई रही। कांग्रेस ने हंगामा खड़ा किया तो बाबा रामदेव ने खेद प्रकट करने में ही भलाई समझी। रामदेव ने कहा कि अगर किसी समुदाय की भावना उनके बयान से आहत हुई है तो मैं उस पर खेद प्रकट करता हूं। कल जो हमने राहुल जी के बारे में जो कहा उसको गलत तरह से प्रेजेंट किया। दलितों का अपमान करना हमारा कतई लक्ष्य नहीं था और ये सत्य है कि आदरणीय राहुल गांधी जी दलितों के घर में जाकर के फोटो खिंचवा करके एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में, एक पिकनिक या टूरिज्म के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। बाबा रामदेव ने कहा था कि राहुल दलितों के घर हनीमून मनाने जाते हैं। इस बयान के बाद कांग्रेस ने रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कांग्रेस ने इसे दलित महिलाओं का अपमान बताया था। इस देश को मोदी को बताना पड़ेगा कि वो बाबा रामदेव की बात का एंडोर्स करते हैं कि नहीं, और अगर नहीं करते हैं तो उनको इस देश की दलित समाज और स्त्री समाज से माफी मांगनी चाहिए। रामदेव ने तो खेद जता दिया है, लेकिन कांग्रेस अब मांग कर रही है कि नरेंद्र मोदी भी अपना रुख साफ करें कि क्या वो रामदेव की बातों से सहमत हैं। कांग्रेस पार्टी को तो पहले बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को उन्होंने बिल्कुल शालीनता की सारी पराकाष्ठा को पार किया है। उसके बाद अब उनको जरा सा अगर कुछ हुआ है तो उस पर जो है वो माफी मांगने की बात कर रहे हैं, उस पर जो है वो परेशान और हताश दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या बीजेपी भी रामदेव की तरह माफी मांगेगी या फिर ये कि रामदेव के बयान से दलितों का अपमान हुआ। योग गुरु रामदेव के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी के बारे में आपत्तिजनक बयान देते हुए रामदेव ने कहा था कि राहुल दलितों के घर हनीमून मनाने जाते हैं। इसे लेकर रामदेव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही थी। रामदेव के खिलाफ लखनऊ के महानगर पुलिस स्टेशन में धारा 171 के तहत दलितों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में केस दर्ज किया गया है। मम्मी चाहती है पहले प्रधानमंत्री बन जाए फिर विदेशी लड़की को लाए, और ये लड़का जो है वो देसी से शादी नहीं कराना चाहता। हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दौलत बंद हो जाती और इसका भी भाग्य खुल जाता, ये भी प्रधानमंत्री बन जाता। लेकिन क्या करे, किस्मत ही खोटी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दिए बयान के बाद रामदेव के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामदेव के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। ये तस्वीरें पंजाब के जालंधर की हैं, जहां प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामदेव का पुतला फूंककर उनके खिलाफ गुस्सा जताया। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता रामदेव के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और उनके खिलाफ नारेबाजी की। योग गुरु बाबा रामदेव ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और कहा था कि राहुल गांधी पिकनिक और हनीमून मनाने दलितों के घर जाते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाई दलजीत सिंह कोहली के बीजेपी में शामिल होने के बाद मनमोहन के भतीजे मनदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने कोई ना कोई लालच देकर ही दलजीत को बीजेपी में शामिल कराया है। मनदीप कोहली के मुताबिक उनके परिवार के दूसरे सदस्यों को भी बीजेपी में लाने के लिए पद का लालच दिया गया था। कोई ना कोई लालच तो दिया होगा उनको जो वो गए हैं उधर। हमें ये ऑफर थी कि आप भी ज्वाइन कर लो भाजपा, लेकिन हमने वो ऑफर को ठुकरा दिया था कि हम भाजपा में नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सौतेले भाई दलजीत सिंह कोहली को कल मोदी ने अमृतसर में बीजेपी में शामिल कराया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने भाई दलजीत सिंह कोहली के बीजेपी में शामिल होने पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनके भाई अपने फैसले लेने में सक्षम है। पद्म पुरस्कार के एक कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भाई दलजीत सिंह के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सवाल पूछे गए तो मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरा उन पर नियंत्रण नहीं है, वो खुद अपने फैसले लेने में सक्षम है।
दलजीत सिंह कोहली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सौतेले भाई हैं और कल ही वो बीजेपी में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री के भाई दलजीत सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लेकिन प्रधानमंत्री के जो भतीजे हैं उनका कहना है कि बीजेपी ने पैसे ऑफर किए थे। क्या कहना है बीजेपी का, बात करते हैं रामेश्वर चौरसिया से। बेबुनियाद इस तरह का आरोप लगाना सरासर लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, और अगर ऐसी बात थी और कोई बेवकूफ़ होगा जो प्रधानमंत्री के भतीजे को ऑफर करेगा, क्योंकि उसको मालूम है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। चुनाव आयोग को ऐसे लोगों का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के भतीजे हैं। इसीलिए मैं मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत ही घातक है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ब्रदर ने बीजेपी ज्वाइन किया है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अमृतसर में उनको बीजेपी ज्वाइन कराई है। मैंने ये फैसला श्री अरुण जेटली जी के हक में लिया है। मैं समझता हूँ कि जेटली साहब से अच्छा कैंडिडेट अमृतसर को नहीं मिल सकता है। आने वाली सरकार में मोदी साहब की अगुवाई में ये पंजाब के लिए, देश के लिए काफ़ी बेटरमेंट करेंगे। और मेरे बड़े भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान हैं। उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ 10 साल देश की सेवा की, और जो सेवा करनी भी चाहते थे वो कुछ पार्टी की वजह से या उनके अलायंस की वजह से नहीं कर पाए। मोदी साहब आएंगे, जो बाकी बचे काम है वो करेंगे। लखनऊ में आज बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी से मुलाकात की और उनके पैर भी छुए। इस मुलाकात को राजनाथ सिंह के ब्राह्मण और उत्तराखंड के वोटरों को लुभाने की कोशिश बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लखनऊ में उत्तराखंड मूल के ब्राह्मणों की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन ब्राह्मण मतदाता राजनाथ के पक्ष में नहीं है। माना जा रहा है ब्राह्मणों का समर्थन पाने के लिए ही राजनाथ ने तिवारी से मुलाकात की है। बातों ही बातों में तिवारी ने भी राजनाथ को अपना समर्थन होने की बात कह दी है। आपका समर्थन उन्हें है कि नहीं राजनाथ जी को? वो राजा है, राजा पहले से राजनाथ जी को समर्थन तो हुआ ही। मैं आज से नहीं, बल्कि आदरणीय तिवारी जी का सन 77 से जब मेरी 25-26 साल की आयु थी और मैं विधानसभा में आया था, जब हमारी स्पीच केवल 7 या 8 मिनट की हुई थी, उसके बाद उठकर आप अपने शेयर से आए, इधर जनता पार्टी के हम सब सारे विधायक बैठे थे, और मुझे बुलवाकर अर्दली से इन्होंने उस समय कहा था कि यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस स्टेट। मैं उस सेंटेंस को कभी भूल नहीं सकता। इस मुलाकात से लखनऊ के ब्राह्मण राजनाथ के पाले में आएंगे या नहीं, ये तो 16 मई के नतीजे ही बताएंगे। आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी के वाराणसी के नामांकन में 6 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। 24 अप्रैल को वाराणसी में मोदी के नामांकन और रोड शो का मामला चुनाव आयोग पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस दिन जमकर टी-शर्ट, साड़ियां और टोपियां बांटी गई। हम लोगों ने शिकायत की है चुनाव आयोग से कि जो नामांकन जुलूस निकला था नरेंद्र मोदी का, जिसमें बाहर से लोग आयातित किए गए थे, बुलाए गए थे, उसमें करीब 6 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। इस आधार पर नरेंद्र मोदी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग को इसमें सख्त होना चाहिए। जिला प्रशासन पर भी भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि हमारे कार्यक्रमों पर बेवजह रोक लगाई जा रही है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद मोदी के खिलाफ वाराणसी से मैदान में है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी के डीएम प्रांजल यादव से मुलाकात की और बाहर निकलकर ऐलान किया कि उनको 3 मई से कुछ शर्तों के साथ वाराणसी में रोड शो करने की इजाजत मिल गई है। कांग्रेस के नेता भले मोदी की रैली में काले धन के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हों, लेकिन देश के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि मोदी की रैली में काले धन के इस्तेमाल के प्रमाण नहीं है, सिर्फ अनुमान भर है। आपके कैबिनेट कलीग आनंद शर्मा ने यहीं से कहा कि 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ ब्लैक मनी का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी अपने कैंपेन में कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि 5,000 करोड़ का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। I'm willing to settle for an average of the two. 7,500. Okay, sir, you are the finance minister of this country. आप इस देश के वित्त मंत्री, क्या आपके पास इस तरह कोई जानकारी, और अगर है तो क्या इस पर कोई जांच वगैरह कराएंगे आप? Do you have some evidence and will you investigate the matter? There is no evidence. The evidence is only observational evidence. You go to any rally of Mr. Narendra Modi, anyone can estimate how much has been spent. आसाम के गुवाहाटी में बूथ कैप्चरिंग का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। बीजेपी का कहना है कि 24 अप्रैल को हुए छठे चरण के मतदान के दौरान आसाम के गुवाहाटी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बूथ कैप्चरिंग कर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की है।
इस वीडियो में एक शख्स हर मतदाता को वोट कराता दिख रहा है। इसी वीडियो को लेकर भड़की बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने कल रात में इलेक्शन कमीशन के पास में हमारी जो उम्मीदवार थी विजया जी चक्रवर्ती, उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जितने सरकारी नुमाइंदे वहाँ कार्य कर रहे थे, हम उनके अरेस्ट की भी डिमांड हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से की है। लोकसभा इलेक्शन 2014 को ध्यान में रखते हुए एबीपी न्यूज ने केबीपीएम नाम का एक गेम लॉन्च किया है। अब तक इस गेम को 5000 से भी ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। एबीपी न्यूज ने एंड्रॉयड और आईओएस यूजर्स के लिए केबीपीएम एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस गेम के यूजर के पास 2 कैरेक्टर नमो और रागा होंगे। यूजर अपना कैंडिडेट चुनेगा और मिशन 272 तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इस गेम के 5 लेवल होंगे। हर लेवल पर देश के इशू हैं, जैसे करप्शन, महंगाई। इन सबको पार करते हुए आपका प्लेयर आगे बढ़ता है। आपके प्लेयर को स्पीड अप जैसी सुविधा भी मिलेगी, जैसे पैराशूट और हाई एनर्जी। केबीपीएम यानी कौन बनेगा प्रधानमंत्री, एबीपी न्यूज के सबसे ज्यादा देखे और पसंद किए जाने वाले कार्यक्रमों में से एक है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कल रात से चल रहा एनकाउंटर खत्म हो गया है। एनकाउंटर में सेना के एक मेजर समेत 3 जवान शहीद हुए, जबकि सुरक्षा बलों ने 3 मिलिटेंटों को मार गिराया है। श्रीनगर से 55 किलोमीटर दूर शोपियां के करेवा में यह एनकाउंटर चल रहा था। एक गांव में घुसे मिलिटेंटों को तलाश के लिए सुरक्षा बल कल शाम से अभियान चला रहे थे। तभी एक मकान में छुपे मिलिटेंट ने सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ में सेना के एक मेजर मुकुल धनराजन शहीद हो गए। मारे गए तीनों मिलिटेंट हिजबुल मुजाहिदीन से हैं और तीनों ही स्थानीय है। बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार फिल्म अभिनेता इंद्र कुमार को आज मुंबई की बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अभिनेता इंद्र कुमार के खिलाफ बलात्कार का मामला शुक्रवार को मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया था। इंद्र कुमार पर रेप का आरोप एक मॉडल ने लगाया है। निर्दोष हूँ, किसी भी हाल में कुछ साबित नहीं होगा, बस। फिल्म अभिनेता इंद्र कुमार मासूम, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, वांटेड जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। हरियाणा के हिसार जिले के भगाना गांव की 4 दलित नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना 23 मार्च को घटी थी और उसके बाद से यहाँ पर ये जंतर मंतर पर अनशन पर यहाँ बैठे हुए हैं लोग। ये दलित समाज के लोग हैं और इनका कहना है कि इनके साथ जो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो जाट समुदाय है वहाँ पर उन्होंने ये बलात्कार की घटना उनके कारण ये घटी है। यहाँ पर हम चारों लड़कियां लैट्रिन पानी के लिए जा रही थी, तभी वहाँ पे एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आई, उसमें 5 लड़के बैठे थे। फिर हमें कोई सफ़ेद रुमाल सुंघा दिया, फिर रास्ते में हमारे साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद हमें बठंडा चढ़ाई, हमें धमकी दी सरपंच ने और वीरेंद्र ने भी हम में से किसी ने भी उनके बच्चों का नाम लिया तो हमें और हमारे घर वालों को जान से मरवा डालेंगे। यूपी के इलाहाबाद में एक स्कूल शिक्षक को अपनी ही सहयोगी महिला शिक्षक के रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आरोपी शिक्षक खुद को बेगुनाह बता रहा है। यही है वो आरोपी शिक्षक सलील, जिस पर उसी के स्कूल की एक महिला शिक्षक ने बलात्कार का आरोप लगाया है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित महिला ने कहा है कि आरोपी ने कुछ महीने पहले धोखे से नशीली चीज खिलाकर उसका रेप किया और ब्लू फिल्म बनाई। उसके बाद धमकी देकर रेप करने और पैसे ऐंठने का सिलसिला चलता रहा। पुलिस के मुताबिक एक बार जब आरोपी शिक्षक को पीड़ित महिला पैसे नहीं दे पाई तो उसने सारी तस्वीरें उसके परिवार और होने वाली ससुराल में भेज दी। इसके बाद महिला ने हिम्मत कर पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। अभियोग दर्ज किया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे तफ्तीश पुलिस द्वारा की जा रही है। आईपीएल में राजस्थान ने बैंगलोर को हरा दिया है। जीत के हीरो रहे प्रवीण तांबे, जिन्होंने 4 विकेट लेकर बैंगलोर की कमर तोड़ दी। शेन वॉटसन की अगुवाई में राजस्थान की टीम ने विराट कोहली की टीम बैंगलोर को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। राजस्थान ने 71 रन के लक्ष्य को 4 विकेट खोकर सिर्फ 13 ओवर में पा लिया। बैंगलोर ने पहले खेलते हुए सिर्फ 70 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 21 रन बनाए। युवराज सिंह 3 रन ही बना सके। एबी डिविलियर्स 0 पर आउट हुए। राजस्थान के गेंदबाज प्रवीण तांबे ने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट लिए। इस मैच के बाद राजस्थान और बैंगलोर दोनों टीमों के 4 मैचों में 2 जीत के साथ 4 अंक हैं।
अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही 50 करोड़ सस्ते मोबाइल हैंडसेट बाजार में उतारेगी। फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने शुक्रवार को अपने हैंडसेट कारोबार को माइक्रोसॉफ्ट को बेचने का सौदा पूरा कर लिया। हालांकि सौदे में नोकिया का चेन्नई प्लांट शामिल नहीं है, जो कि नोकिया के सबसे बड़े प्लांट्स में से एक है। नोकिया ने पिछले साल सितंबर में अपने सभी उपकरण और सेवा कारोबार को माइक्रोसॉफ्ट को बेचने का फैसला किया था। सौदे में नोकिया का दक्षिण कोरिया का मसान प्लांट भी शामिल नहीं है। इस डील के तहत माइक्रोसॉफ्ट नोकिया के ग्राहकों की वारंटी को पूरा करेगी। नोकिया के 25,000 कर्मचारी अब माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ेंगे और सौदे की राशि 5.44 अरब यूरो से भी अधिक हो सकती है।